नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज थी जिसके अंतर्गत हम अजय रावत जी की जो किताब आती है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, उस पूरी किताब के नोट्स को कवर कर रहे थे वन लाइनर के रूप में। आज हमारा इस सीरीज का ये सेकेंड पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आपने इस सीरीज का जो पहला पार्ट था उसको देख लिया होगा। पहले पार्ट में हमने 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को देखा था और आज के सेकंड पार्ट में भी हम 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को यहां पे देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, गोरखों का आगमन यमराज के आगमन के समान था, यह कथन किसका है? सही आंसर है अजय सिंह रावत का। देखिए, अजय सिंह रावत जी ने जो गोरखाओं का आगमन था उत्तराखंड में, उसकी तुलना यमराज के आगमन से की है। दूसरा प्रश्न है, गोरखाओं को रक्त पिपासु किसने कहा था? तो देखिए, गोरखाओं को रक्त पिपासु जो अंग्रेज अधिकारी था हियरसे, इसने कहा था। पूछा जा सकता है गोरखाओं की तुलना रक्त पिपासु से किसने करी है? हियरसे ने। गोरखों द्वारा ब्राह्मण दासों को क्या कहा जाता था? तो गोरखाओं के द्वारा जो ब्राह्मण दास होते थे उनके लिए कठुआ शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गोरखा काल में कार्यरत सैनिकों को क्या कहते थे? तो गोरखा शासन काल में जो कार्यरत सैनिक होते थे, जो ऑन ड्यूटी है, उनके लिए जागरिया या जागचा शब्द का इस्तेमाल होता था, और वे सैनिक जिनको सेवा मुक्त कर दिया गया है उनके लिए ढाकरिया या ढाकचा शब्द का इस्तेमाल होता था। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जागरिया कौन है? जो कार्यरत सैनिक हैं, और ढाकरिया कौन है? जो सेवा मुक्त सैनिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, गोरखाओं के मुख्य हथियार खुखरी का प्रसिद्ध निर्माण केंद्र कौन सा था? गोरखाओं का मुख्य हथियार था खुखरी, और इसका जो प्रसिद्ध निर्माण केंद्र है वो है गढ़ी, ठीक है। ये जो गढ़ी नामक जगह है ये डोटी में पड़ती है। डोटी यानी कि वर्तमान नेपाल। नेक्स्ट है, गोरखा शिल्प कर्मियों को क्या कहते थे? तो गोरखाओं के द्वारा शिल्प कर्मियों को कामी कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, ब्राह्मण दासों को कठुआ कहते थे, इसी प्रकार गोरखा जो थे वो शिल्प कर्मियों को कामी कहते थे, ठीक है। जो सुनार होते थे, सुनार के लिए गोरखा जो थे वो सुनवार कहते थे, ठीक है। और जो नाई होते थे, नाई को ये लोग नौ कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, कथन ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, ये किसका है? तो देखिए, ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं पूजा जाता, ये कथन भी गोरखाओं के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। जो ऐसा मानते थे गोरखा कि ब्राह्मणों से भी काम कराया जाना चाहिए, ब्राह्मणों के केवल पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं पूजे जाते। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोरखा शासन काल में इनके केवल अपने जो कुछ ब्राह्मण होते थे उन्हीं का ये सम्मान करते थे, उसके अलावा ये ब्राह्मणों का भी सम्मान नहीं करते थे, ठीक है। इनके अपने कौन से ब्राह्मण थे? तो पांडे और उपाध्याय, ठीक है। ये गोरखाओं के ब्राह्मण थे जिनका ये सम्मान करते थे, इनके अलावा बाकी सबसे ये काम करवाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, गोरखा काल में दास बच्चों को क्या कहा जाता था? तो गोरखा शासन काल में जो दास बच्चे होते थे इनके लिए केटी शब्द का इस्तेमाल होता था, ठीक है। आपको सीधा पूछेगा गोरखा शासन काल में केटी क्या था? तो दास बच्चे थे, ठीक है। एक और चीज, जो खेतों में काम करने वाले गुलाम होते थे उनके लिए कैनी शब्द कहते थे, ठीक है। तो दोनों मिलते जुलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। केटी यानी दास बच्चे, कैनी यानी जो खेतों में काम करने वाले गुलाम हैं उनके लिए कैनी शब्द का इस्तेमाल होता था। अगला प्रश्न है, गोरखा काल में जज को क्या कहते थे? और यह प्रश्न आयोग पूछ चुका है। गोरखा काल में जो जज होता था, यानी कि जो न्यायाधीश होता था, उसके लिए विचारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो आपको पूछेगा गोरखा काल में विचारी क्या था? तो ये न्यायाधीश था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, स्त्रियों के छत पर जाने पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो किन शासकों के द्वारा महिलाओं के छत पर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया? यह भी गोरखाओं के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, चंदों के 36 रकम 32 कलम कर को किसने समाप्त किया था? देखिए, यह जो कर प्रणाली थी 36 रकम 32 कलम, इसको लागू किया था चंद शासकों ने, पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसको खत्म करवाया गोरखा शासकों ने, ठीक है। तो लागू चंदों ने किया और खत्म गोरखों ने किया। अगला प्रश्न है, गोरखा काल में पुंगाड़ी किस प्रकार का कर था? और यह क्वेश्चन भी हाल ही में पूछा गया। गोरखा काल में जो पुंगाड़ी था ये एक प्रकार का भूमि कर था, ठीक है। भूमि के ऊपर लगता था, भूमि कर था। और जो उस समय सैनिक होते थे गोरखा काल में, सैनिकों का वेतन भी इसी कर से दिया जाता था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। गोरखा काल में सैनिकों का वेतन किस टैक्स से दिया जाता था? पुंगाड़ी कर, जो कि भूमि पे लगता था, ठीक है। और एक और कर था जो फौजदार और सूबेदार को दिया जाता था, ठीक है। यानी कि फौजदार और सूबेदार के लिए कौन सा टैक्स लिया जाता था? वो था तिमारी कर, ठीक है। नेक्स्ट है,
शिल्प कर्मियों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो देखिए, गोरखा शासन काल में शिल्प कर्मियों से मिजारी नामक कर लिया जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कर हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं गोरखा शासन काल के, जैसे है मरोकर। मरोकर उस व्यक्ति से लिया जाता था जो पुत्रहीन है, ठीक है। रहता कर उनसे लिया जाता था जो गांव से भाग गए हैं। बहता कर, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति छुपाता था उस व्यक्ति से भी बहता कर लिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा मौकर था, ये सालाना टैक्स था जो कि गांव के हर परिवार के ऊपर लगता था। जान्या शून्य कर, यह टैक्स भी गोरखाओं के द्वारा लिया जाता था। जब आप किसी कर्मचारी से लगान के बारे में कुछ पूछें तो उसके लिए आपको ये वाला टैक्स चुकाना पड़ता था, ठीक है। इसके अलावा एक टैक्स और था जिसको हम कहते हैं टान कर, ठीक है। टान कर एक प्रकार का कपड़ा कर था जो कि जो भोटिया बुनकर होते थे उनसे लिया जाता था। ये कुछ महत्वपूर्ण कर हैं गोरखा शासन के। नेक्स्ट है, गोरखा काल में पहाड़ी पशुचारकों पर कौन सा कर लगता था? गोरखा शासन काल में जो पहाड़ी पशुचारक होते थे इनके ऊपर दोनिया कर लगता था, ये आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? आप जानते हैं अंग्रेज और गोरखाओं के मध्य युद्ध होता है और इसका जो मेन कारण था वो था बुटवल प्रांत। बुटवल प्रांत जो कि ये गोरखपुर में है और यही तात्कालिक कारण था अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य युद्ध का, ठीक है। इनके बीच जो युद्ध की घोषणा होती है ये कब की जाती है? तो 1814 में नवंबर माह में, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, या कहें लॉर्ड मोइरा के द्वारा, ठीक है। मोइरा ने नवंबर 1814 में युद्ध की घोषणा करी थी गोरखाओं के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट है, देहरादून पर आक्रमण करने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? देखिए, जब यहाँ पे ये तय हो गया कि अंग्रेज आक्रमण करेंगे गोरखाओं के ऊपर तो अंग्रेजों ने प्लानिंग शुरू करी और उन्होंने 4 ब्रिटिश जनरलों को नियुक्त किया। 4 तरफ से उन्होंने हमला करना था गोरखाओं पे। तो देहरादून के ऊपर आक्रमण करने वाला जो ब्रिटिश जनरल था उसका नाम था जनरल जिलेस्पी, ठीक है। इस जनरल जिलेस्पी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है जब ये नालापानी का युद्ध लड़ता है, खलंगा का युद्ध लड़ता है और यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका युद्ध किसके खिलाफ होता है? तो वहां पे जो गोरखा सेनापति था बलभद्र सिंह थापा, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा नाला पानी का युद्ध या खलुंगा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? जनरल जिलेस्पी और बलभद्र सिंह थापा के मध्य में। यहाँ पे जो जनरल गिलेस्पी था इसकी मृत्यु हो जाती है। कहीं कहीं पर माना जाता है कि जो बलभद्र सिंह थापा था इसकी भी मृत्यु हो जाती है और कहीं पे माना गया है कि इसकी मृत्यु नहीं होती है। तो बस आपको फैक्ट क्या याद रखना है, इन दोनों के बीच खलुंगा या नाला पानी का युद्ध हुआ जिसमें जिलेस्पी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा 3 गवर्नर जनरल जो थे वो और नियुक्त किए गए थे। 3 जनरल कौन कौन थे? एक और था जनरल मार्ले। जनरल मार्ले को काठमांडू पर हमला करने के लिए भेजा गया। इसके अलावा जनरल JS वुड था, JS वुड, ठीक है। इसको गोरखपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, ठीक है। और एक था जनरल ऑक्टर लोनी जो कि इन चारों में सबसे ज्यादा योग्यतम था। जनरल ऑक्टर लोनी को पश्चिमी नेपाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट है, नेपाल का राजगुरु गजराज मिश्र और ब्रैडशॉ के बीच संधि कब हुई थी? देखिए, नेपाल का राजगुरु कौन था? गजराज मिश्र पूछा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ब्रैडशॉ एक अंग्रेज अधिकारी, इन दोनों के बीच एक संधि होती है 2 दिसंबर 1815 को, ठीक है। बाद में इसी संधि की पुष्टि होती है 4 मार्च 1816 को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसी संधि को हम संगोली की संधि के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो गजराज मिश्र है ये कौन है? ये नेपाल का राजगुरु है, ठीक है। और ब्रैडशॉ एक अंग्रेज अधिकारी, इन दोनों के बीच एक संधि हुई 2 दिसंबर 1815 को और बाद में इसी संधि की पुष्टि होती है 4 मार्च 1816 को, जिसे हम संगोली की संधि कहते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, जब शुरुआत में अंग्रेज और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ तो शुरुआत में एक संधि होती है ई गार्डनर और बमशाह के बीच। वो संधि अलग है, वो 27 अप्रैल 1815 को हुई थी। तो अगर आपको पूछा जाए गार्डनर और बमशाह के बीच संधि कब हुई तो वो 1815 अप्रैल में हुई। अगर पूछे गजराज मिश्र और ब्रैडशॉ के बीच कब हुई तो आप बताएंगे 2 दिसंबर 1815, ठीक है। नेक्स्ट है, नेपाल दरबार का कुमाऊं गढ़वाल में सर्वोच्च पद अधिकारी कौन था? देखिए, नेपाल दरबार में जो सर्वोच्च अधिकारी था, नेपाल दरबार का जो सर्वोच्च पद अधिकारी था गढ़वाल कुमाऊं में, वो था अमर सिंह थापा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मौलाराम ने किस गोरखा सरदार को दानवीर कर्ण की उपाधि दी या उसे दानवीर कर्ण कहा था? तो मौलाराम ने जो गोरखा सरदार था रणजौर सिंह थापा, इसी को दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अगला है गोरखाओं का प्रमुख त्यौहार कौन सा था। गोरखाओं का प्रमुख त्यौहार था दशई त्यौहार, जिसे दशहरा भी कहते हैं। एक और प्रश्न बनता है, गोरखाओं को जो मांस था वो उनका पसंदीदा मांस कौन सा था। तो गोरखाओं का जो पसंदीदा मांस था वो था सुअर का मांस। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। देखिए, जो बालेश्वर मंदिर है आपके चंपावत में है और इसका जीर्णोद्धार महावीर थापा के द्वारा 1796 में करवाया गया था। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेपाल का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। नेपाल का जो संपूर्ण साहित्य है वो नेवारी भाषा में लिखा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि नेपाल का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, यह नेवारी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, जबकि नेपाल की अगर आपको राजभाषा पूछी जाए कि नेपाल की राजभाषा क्या है या गोरखाओं की राजभाषा क्या है, वो है गोरखाली। ठीक है, नेक्स्ट है, नेपाल में पहला ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था। तो नेपाल के अंदर जो पहला ब्रिटिश रेजिडेंट था वो था ई गार्डनर। आप जानते हैं, जब गार्डनर को कुमाऊं का कमिश्नर बनाया गया, उसके बाद जब संधि हो जाती है, संगौली की संधि 1816 में, उसके बाद गार्डनर को नेपाल दरबार में भेज दिया जाता है और इसकी जगह पर विलियम ट्रेल आ जाता है। अगला है, गोरखा सैनिकों द्वारा मनमाने ढंग से कर वसूलने को क्या कहते थे। तो देखिए, गोरखाओं के द्वारा जो गोरखा शासक होते थे वो तो टैक्स लगाते ही लगाते थे, लेकिन जो गोरखा सैनिक होते थे वो भी मनमाने ढंग से जिससे चाहा उससे टैक्स वसूल कर लिया, उस टैक्स को बलि कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मूरक्राफ्ट किस वर्ष तिब्बत पहुंचा था। मूरक्राफ्ट तिब्बत में कब आया पूछा जाता है, 1812 में। और अगर पूछा जाए मूरक्राफ्ट टिहरी में कब आया, तो ये टिहरी में 1820 में आया। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। अगर पूछेगा तिब्बत कब गया, तो तिब्बत 1812 में गया, और अगर पूछेगा टिहरी में कब आया, तो टिहरी में ये 1820 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने 1795 में किसे नेपाल की आंतरिक स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा था। देखिए, 1795 में अंग्रेजों के द्वारा नेपाल की जो इंटरनल कंडीशन थी उसका पता लगाने के लिए मौलवी अब्दुल कादिर को भेजा गया था। ठीक है, इतना ही नहीं, 1802 1803 में अंग्रेजों ने कैप्टन नॉक्स को भी इसी काम के लिए यहां पर भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट है, नेपाल से अल्मोड़ा के वनों से चीड़ प्राप्त करने की अनुमति किसने मांगी थी। देखिए, जो उस समय अल्मोड़ा था, 1809 की बात है, अल्मोड़ा के ऊपर किसका शासन है, गोरखाओं का शासन है। यहाँ पे चीड़ के वृक्ष थे और इन वृक्षों से लीसा की मांग यहाँ पे, यानी कि चीड़ वृक्षों की मांग किसने करी थी, ये करी थी जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, तो इसके द्वारा नेपाल से चीड़ की प्राप्त करने की जो मांग की गई है 1809 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पहला कुमाऊं कमिश्नर कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी आसान प्रश्न है। कुमाऊं का पहला कमिश्नर था एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, ई गार्डनर ये पहला कुमाऊं कमिश्नर था। 9 माह तक ये केवल कुमाऊं कमिश्नर रहा। उसके बाद इसे रेजिमेंट के रूप में या काठमांडू कोर्ट में राजनीतिक एजेंट के रूप में इसको भेज दिया गया। विलियम ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया था। देखिए, विलियम ट्रेल जो था ये गार्डनर के बाद कुमाऊं का कमिश्नर बना और इसने कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ट्रेल द्वारा 9 पटवारी के पद कब सृजित किए गए थे। तो देखिए, विलियम ट्रेल ने ही पटवारी के पद सृजित किए थे। 9 पटवारी ये इसने 1819 में सृजित किए थे। ठीक है, एक और चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो डाक व्यवस्था है, डाक सेवा है, ये शुरू की गई थी 1815 में अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, किन किन के बीच में शुरू हुई। 1815 में अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में डाक सेवा किसके द्वारा शुरू की गई, ये की गई गार्डनर के द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछे व्यापक स्तर पर डाक सेवा को या विधिवत रूप से डाक सेवा को किसने स्थापित किया, तो वहां पे ट्रेल का नाम आएगा। लेकिन सबसे पहले अगर पूछेगा तो वहां पे आपको गार्डनर करना है, इसको आप करेक्ट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप किस कमिश्नर पे लगा था। देखिए, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का जो आरोप लगा था ये विलियम ट्रेल के ऊपर ही लगा था। ठीक है, जो बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग थे, जो अलग अलग यात्रा मार्ग थे, उनके ऊपर विलियम ट्रेल ने काफी ज्यादा रुचि दिखाई, जिस कारण इसके ऊपर यह आरोप लगा था। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्रेल द्वारा डबल लॉक व्यवस्था कब लागू की गई। तो देखिए, जो डबल लॉक व्यवस्था थी इसको भी विलियम ट्रेल ने लागू किया था 1824 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1824 में इसने डबल लॉक व्यवस्था लागू करी। इससे पहले 1823 में इसने जो 80 साला बंदोबस्त था उसको लागू किया। ये भी आपको ध्यान रखना है, 80 साला बंदोबस्त इसने कब किया, 1823 में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है, किस वर्ष ट्रेल ने अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति करी थी? देसी चिकित्सक की नियुक्ति अल्मोड़ा के अंदर ये करी विलियम ट्रेल ने 1833 में। देखिए आज की वीडियो में आपको फैक्ट बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो ईयर वाले क्वेश्चन है ये आपको ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, आपको इनको बिल्कुल नोट करना है और इनको रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। अल्मोड़ा जेल और पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई थी? देखिए अल्मोड़ा जेल और पौड़ी जेल दोनों पेपर में पूछी जाती हैं। अल्मोड़ा जेल का गठन 1816 में हुआ, पौड़ी जेल की स्थापना 1821 में हुई। तो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अल्मोड़ा थाना की स्थापना कब हुई? देखिए अल्मोड़ा जेल की तो हमने बात कर दी 1816 में, लेकिन अगर आपको अल्मोड़ा थाना पूछेगा तो अल्मोड़ा थाना 1837 में स्थापित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। किसके शासनकाल में? तो उस समय जो कमिश्नर था वो जॉर्ज गोबान था, ठीक है। आप जानते हैं 1835 में विलियम ट्रेल रिटायर हो जाता है। उसके बाद जो कार्यवाहक कमिश्नर था मोजले स्मिथ, उसको यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन बनता है कुमाऊं का पहला टेम्पररी या पहला कार्यवाहक कमिश्नर कौन था? तो वो था मोजले स्मिथ। मोजले स्मिथ के जाने के बाद गोबान आता है और गोबान के ही शासनकाल में अल्मोड़ा थाने की स्थापना होती है 1837 में, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, गोबान के ही शासनकाल में 1836 में उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि भारत में जो दास प्रथा खत्म हुई वो 1843 में हुई थी, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखना है, राज्य में 36 में हुई है, भारत में 43 में हुई। नेक्स्ट है 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? देखिए अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी, इसका गठन टॉम लूसिंगटन ने करा। कब करा? 1848 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति किस कमिश्नर के द्वारा की गई या किसने शुरू करवाई? तो देखिए पटवारियों के जो पद थे वो सृजित किए थे विलियम ट्रेल ने 1819 में, लेकिन उसने केवल किस तरीके से पद बनाए थे? एक तो वो वंशानुगत पद होते थे, लेकिन कंपटीशन के आधार पर या प्रशिक्षित जो टैलेंटेड होंगे उन्हीं को पटवारी नियुक्त किया जाएगा, ये व्यवस्था बेटन के द्वारा शुरू की गई, ठीक है। तो वो उस समय प्रशिक्षित नहीं होते थे, बेटन ने प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति शुरू करवाई। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्मोड़ा से नैनीताल कुमाऊं कमिश्नरी कब स्थानांतरित करी गई? अल्मोड़ा में पहले कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय था, इसको बाद में नैनीताल लाया गया। कब? 1855 में। किसके द्वारा लाया गया? तो बेटन के द्वारा लाया गया। हालांकि जब आयोग ने अभी इसको कुछ टाइम पहले क्वेश्चन पूछा था हाल ही के एग्जाम में, तो आयोग ने इसका आंसर 1857 को माना, जो कि गलत है और अभी तक ये क्वेश्चन डिलीट भी हो चुका होगा, ठीक है। तो 1855 ही इसका राइट आंसर है, यही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग किस कमिश्नर के काल को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। ब्रिटिश शासन का जो स्वर्ण युग माना जाता है वो हैलिट बेटन के शासनकाल को ही माना जाता है। कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रम और चिकित्सालयों की स्थापना किसने करी थी? तो जो कुष्ठ रोगी होते थे उनके लिए आश्रम और चिकित्सालय की स्थापना हेनरी रैमजे के द्वारा 1854 में की गई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अल्मोड़ा में ही ये स्थापना की गई थी आश्रम और चिकित्सालयों की। किसने करी? रैमजे ने। कब करी? 1854 में। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान रणवीर सेना का गठन किसने किया था? तो यहाँ जो रणवीर सेना है इसका गठन रैमजे ने ही किया था 1857 की क्रांति के दौरान। कहा जाता है कि ये जो सेना थी इसको नेपाल से मंगाया गया था, ठीक है। अगला है रैमजे ने हल्द्वानी में दमन के लिए किसे भेजा था? आप जानते हैं 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी के ऊपर कब्जा कर लिया था। बाद में हल्द्वानी में क्रांति का दमन करने के लिए हेनरी रैमजे ने मैक्सवेल को भेजा था। आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास किस कमिश्नर के द्वारा किया गया? सही आंसर है हेनरी रैमजे ने। कुमाऊं में आपदा प्रबंधन का जो पहला प्रयास है यह भी हेनरी रैमजे के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है रैमजे द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब और कहां किया गया? देखिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी कई बार पूछी गई है। इसका गठन 1867 में नैनीताल में हुआ और रैमजे ने ही इसका गठन किया था। देखिए 1867 में नैनीताल में भूकंप आता है, जिसके बाद रैमजे द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाता है ताकि भूकंप से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रैमजे द्वारा तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई थी? तराई इंप्रूवमेंट फंड ये 1883 में बना और ये भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो कब बना? 83 में। किसने बनाया? हेनरी रैमजे ने बनाया था, ठीक है।
तराई भाबर का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तराई भाबर का विश्वकर्मा हेनरी रैमजे को कहा जाता है। हेनरी रैमजे ने ही तराई में नहरों का जाल बिछवाया था। तो क्वेश्चन बनता है, तराई में नहरों का जो जाल है उसे किसने बिछवाया था? ये बनवाया था हेनरी रैमजे ने। ठीक है, हेनरी रैमजे को ही कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च कब और कहां खुला था? देखिए, जो भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च है ये नैनीताल में खुला, 1858 में खुला। इसको खोलने में मदद करी हेनरी रैमजे ने। और यह चर्च किसके द्वारा खोला गया? तो विलियम बटलर। ठीक है, पादरी था विलियम बटलर। इसके द्वारा भारत में पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की गई। किसके सहयोग से करी गई? हेनरी रैमजे के सहयोग से। कहां पर? नैनीताल में। कब? 1858 में। ठीक है, पादरी कौन था? विलियम बटलर। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक तरीके से किया गया पहला भूमि बंदोबस्त कौन सा था? देखिए, वैज्ञानिक तरीके से किया गया जो पहला भूमि बंदोबस्त था ये था 9वां भूमि बंदोबस्त, जो कि 1863 से 73 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यह भूमि बंदोबस्त बेकेट के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं के पहले कंजर्वेटर कौन थे? देखिए, कुमाऊं के जो पहले कंजर्वेटर थे वो थे हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे कुमाऊं के पहले कंजर्वेटर रहे। 1858 में इन्होंने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। उसके बाद ये कंजर्वेटर के पद पर रहे और 1868 तक ये कुमाऊं के कंजर्वेटर के पद पर रहे थे। 1868 में ये नहीं रहे कंजर्वेटर के पद पे, क्योंकि आप जानते हैं 1868 में कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट है, नैनीताल में वेलेजली हाई स्कूल की स्थापना कब हुई थी? देखिए, नैनीताल में जो वेलेजली हाई स्कूल है इसकी स्थापना 1884 में होती है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ट्रेल ने साल वनों की कटाई पर प्रतिबंध कब लगाया था? विलियम ट्रेल के द्वारा साल वनों की जो कटाई थी इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया 1826 में। ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन पूछेगा वन प्रबंधन को लेकर पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो उसका आंसर होगा विलियम ट्रेल। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि जो ये वाला क्वेश्चन था कि वन प्रबंधन को लेकर पहला प्रयास किसने किया, तो आप बताएंगे विलियम ट्रेल। और अगर पूछेगा आपदा प्रबंधन को लेकर पहला प्रयास किसने किया, तो आप बताएंगे हेनरी रैमजे। ठीक है, नेक्स्ट है, रैमजे द्वारा ठेकेदारी प्रथा कब समाप्त की गई? अभी हमने बात करी 1858 में। राज्य का पहला वन बंदोबस्त कब और किसके द्वारा किया गया था? देखिए, ध्यान से पढ़ना, वन बंदोबस्त की बात हो रही है, भूमि बंदोबस्त की बात नहीं हो रही। उत्तराखंड का या राज्य का जो पहला वन बंदोबस्त था ये 1861 में हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो राज्य का पहला वन बंदोबस्त 61 में हुआ हेनरी रैमजे के द्वारा। रैमजे द्वारा तराई भाबर के वनों की रिपोर्ट कब तैयार कराई गई थी? हेनरी रैमजे ने 1861 में ही जो तराई भाबर हैं इनके वनों की रिपोर्ट भी तैयार करवाई थी। नेक्स्ट है, कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना 1868 में होती है। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1869 में होती है। ठीक है, और अगर टिहरी की बात करें तो टिहरी में वन विभाग की स्थापना 1885 में होती है। ठीक है, 2 साल और याद रखने हैं। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में वन विभाग देखिए 1864 में बना, 1864 में बना। और इसका जो महानिरीक्षक बनाया गया वो बनाया गया डिट्रिच ब्रैंडिस को। ठीक है, ये जर्मन का था, जर्मनी का था। याद पूछा जा सकता है कि जो डिट्रिच ब्रैंडिस है भारत में जो वन विभाग है उसका पहला महानिरीक्षक कहाँ का था? तो ये जर्मनी का था। इसी की सिफारिश पर जो ये ब्रैंडिस था, इसी की सिफारिश पर 1865 में वन अधिनियम लाया गया था। ठीक है, और बाद में 68 में कुमाऊं में वन विभाग बना, 69 में गढ़वाल में बना और 85 में टिहरी में बना। नेक्स्ट है, चीड़ के वृक्षों से लीसा टिपान कब शुरू हुआ था? चीड़ के वृक्षों से लीसा टिपान जो ये शुरू हुआ ये 1890 से हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बेनाप भूमि को संरक्षित भूमि कब घोषित किया गया था? जो बेनाप भूमि होती थी उसे संरक्षित भूमि घोषित किया गया 1893 में। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा वृक्षों की 8 प्रजातियों को आरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया? सरकार ने 8 वृक्ष जो प्रजाति थी, 8 प्रजातियां वृक्षों की, इनको संरक्षित वृक्ष या आरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया 1894 में। ठीक है, और इसी वर्ष 1894 में पहली वन नीति की घोषणा भी की जाती है। आपको पूछा जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली वन नीति की घोषणा कब की गई? आप बताएंगे 1894 में। ठीक है,
नेक्स्ट है नैनीताल में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना अवैध घोषित किया गया। कब? ये किया गया 1902 में। 1902 में नैनीताल के अंदर बिना लाइसेंस मछली पकड़ने को अवैध घोषित कर दिया गया। संरक्षित वनों को दो भागों खुले वन और बंद वन में किस वर्ष बांटा गया? जो संरक्षित वन थे इनको दो भागों में बांट दिया गया 1903 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दूसरा वन बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? देखिए पहला वन बंदोबस्त हम पढ़ चुके हैं कि 1861 में हेनरी रैमजे ने किया। दूसरा वन बंदोबस्त जो था ये स्टेफी और नेल्सन के द्वारा 1911 से लेकर के 1917 के बीच में किया गया। ठीक है, और ये वही दौर था जिस दौर में व्यापक वन आंदोलन भी हुए थे। नेक्स्ट है वन आंदोलन के लिए गिरफ्तार हुई प्रथम महिला कौन थी? वन आंदोलन के लिए गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी दुर्गा देवी। दुर्गा देवी का संबंध कहां से है? तो ये अल्मोड़ा के सोमेश्वर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया था? देखिए फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी इसका गठन 13 अप्रैल 1921 को किया गया। ये क्वेश्चन सीधा आपको पेपर में पूछा जाता है डेट सहित। ठीक है, तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कब बनी? 13 अप्रैल 1921 को बनी। इस कमेटी का गठन किया क्यों गया था? तो देखिए आप जानते हैं आंदोलन काफी सारे होने लगे थे वनों को लेकर के, तो सरकार ने कमेटी का गठन किया कि आपको जो भी शिकायत है वनों को लेकर या वनों से संबंधित जो भी कानून को लेकर आपको शिकायत है आप इस कमेटी के पास जाएं, ये कमेटी आपकी शिकायत को सुनेगी। ठीक है, तो इसीलिए इस फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का जो अध्यक्ष था वो था पी विंडम। पी विंडम उस समय कुमाऊं कमिश्नर था और उसे ही इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इसने अपनी रिपोर्ट शामिल करी या सबमिट करी सरकार को 28 अक्टूबर 1921 में। अप्रैल में कमेटी बनती है और अक्टूबर 21 में उसी साल ये अपनी रिपोर्ट वहां पे जमा कराते हैं। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अप्रैल में जब कमेटी बनी उसके बाद इसने लोगों की शिकायतें सुननी शुरू करी और आखिर में अपनी रिपोर्ट इसने अक्टूबर 1921 में सरकार को जमा करा दी। इसने कुछ सिफारिशें करी होंगी। तो जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी है इसकी सिफारिशें मार्च 1922 से लागू की गई थी। ठीक है, तो ये तीनों डेट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है ग्रीवेंस कमेटी को 3 जिला समितियों में कब बांटा गया? पहले पूरे उत्तराखंड के लिए ग्रीवेंस कमेटी बनाई गई थी 13 अप्रैल 1921 को। बाद में इस जो ग्रीवेंस कमेटी थी इसको 3 जिला समितियों में, एक अल्मोड़ा के लिए, नैनीताल के लिए और गढ़वाल के लिए, में इसको विभाजित कर दिया गया 1938 में। ठीक है, नेक्स्ट है वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। वन पंचायतों का गठन उत्तराखंड में सर्वप्रथम 1931 में किया गया। यह क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके आधार पे किया गया? तो वन पंचायतों का गठन जो 1874 का शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट था उसके माध्यम से किया गया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है, ये फेमस एक एक्ट है शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट, जिसे हिंदी में जिला अधिसूचित अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम को खत्म कब किया गया पूछा जा सकता है। ये जो 1874 का जिला अधिसूचित अधिनियम था, इस अधिनियम को 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत 1937 में खत्म किया गया था। ठीक है, अधिनियम 35 का था, खत्म ये 37 में हुआ था। वन पंचायतों का गठन उत्तराखंड में 31 में हुआ, 1931 में, जबकि चमोली की अगर हम बात करें तो चमोली में ये वन पंचायतों का स्थापना 1932 में हुई थी। नेक्स्ट है जंगलात कैसे खुलेगा शीर्षक से संपादकीय छपा था। तो किस समाचार पत्र ने इस शीर्षक से संपादकीय छापा था? जंगलात कैसे खुलेगा, ये छापा था शक्ति समाचार पत्र ने। शक्ति समाचार पत्र जिसकी शुरुआत बद्रीदत्त पांडे ने की थी। ठीक है, और ये वही शक्ति समाचार पत्र है जिसने हर्षदेव औली को काली कुमाऊं का मुजोलिनी कहा था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है ना कि काली कुमाऊं का मुजोलिनी किसको कहा जाता है? तो वो हर्षदेव औली को कहा जाता है। किसने कहा उनको? शक्ति समाचार पत्र ने। सल्ट क्षेत्र में वन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सल्ट क्षेत्र में वन आंदोलन का जो नेतृत्व किया यह पुरुषोत्तम उपाध्याय और लक्ष्मण सिंह अधिकारी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है वन आंदोलन पर कवि गोरदा की कविता कौन सी है? देखिए वन आंदोलन के ऊपर जो कवि गोरदा है यानी कि जिनका पूरा नाम है गौरी दत्त पांडे, ठीक है, इनका उपनाम भी पूछा जाता है, इनका उपनाम है गोरदा। ठीक है, इन्होंने वन आंदोलन के ऊपर एक कविता लिखी जिसका नाम है वृक्षण को विलाप। तो सीधा कविता का नाम आपको पूछा जा सकता है कि वृक्षण को विलाप किसकी कविता है? तो ये गौरी दत्त पांडे उर्फ गोरदा की कविता है। ठीक है, ये किस भाषा में लिखी है? तो ये इनकी एक कुमाऊनी कविता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सुदर्शन शाह ने
किसे वनों को पट्टे पर दिया था? सुदर्शन शाह ने वनों को पट्टे पर दिया था फ्रेडरिक विल्सन को। 1840 से लेकर के 1864 तक के लिए फ्रेडरिक विल्सन को सुदर्शन शाह ने जो टिहरी के वन थे उनको पट्टे पर दे दिया था। ठीक है, यही फ्रेडरिक विल्सन है जिसने बाद में यहाँ से वनों की कटवाई शुरू करवाई और लकड़ियां इसने जल मार्ग से ढुलानी शुरू करी। क्वेश्चन बन सकता है आपको कि पहली बार जल मार्ग से लकड़ियों की ढुलाई किसने शुरू करवाई? तो वो फ्रेडरिक विल्सन ने ही करवाई थी। ठीक है, ये इतना अमीर यहां से हो गया था कि फ्रेडरिक विल्सन ने अपने नाम के सिक्के चलवाने शुरू कर दिए थे। क्वेश्चन बन सकता है किस अंग्रेज अधिकारी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? फ्रेडरिक विल्सन ने। ठीक है, और इसे ही पहाड़ी विल्सन भी कहा जाता है और इसके मजदूर इसको राजा विल्सन भी कहते थे। नेक्स्ट है, टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? टिहरी के अंदर वन विभाग की स्थापना 1885 में हुई, यह आपको ध्यान रखना है। टिहरी का पहला वन बंदोबस्त कब हुआ था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ना। टिहरी का पहला वन बंदोबस्त पूछ रहा है, पहला भूमि बंदोबस्त नहीं पूछ रहा है कि आप सुदर्शन शाह को टिक करें। यहाँ पर है पहला वन बंदोबस्त। पहला वन बंदोबस्त 1897 में हुआ और किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये पहला वन बंदोबस्त किया गया टिहरी में, वो थे पंडित केशवानंद। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा टिहरी का पहला वन बंदोबस्त किसने किया? पंडित केशवानंद ने किया था। कब किया? 1897 में। ठीक है, नेक्स्ट है, रवाई कांड कब घटित हुआ था? रवाई कांड या इसको तिलाड़ी कांड भी कहते हैं, ये आपका घटित हुआ 30 मई 1930 को। यमुना नदी के तट पर स्थित है आपका तिलाड़ी मैदान, वहीं पर यह घटना होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला कांड कहा जाता है। यहाँ पे जो गोलियां चलवाई थी वो किसने चलवाई थी? तो आप पढ़ चुके हैं, जो समय टिहरी रियासत का दीवान था चक्रधर जुयाल, उसके द्वारा यहाँ पे लोगों की मीटिंग चल रही थी, उसके ऊपर गोलियां चलवा दी गई। इसीलिए इस दीवान को उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब ये रवाई कांड हुआ उस समय नरेंद्र शाह कहाँ थे? टिहरी के शासक, वो उस समय यूरोप यात्रा पे थे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। जब रवाई कांड हुआ उस समय नरेंद्र शाह यूरोप यात्रा पे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, आज़ाद पंचायत का गठन किसने किया था? टिहरी के अंदर जो आज़ाद पंचायत का गठन किया गया, यहाँ दयाराम रवाल्टा के द्वारा किया गया। नेपाल की तर्ज पर टिहरी में समांतर सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो नेपाल की ही तर्ज पर टिहरी के अंदर एक समांतर सरकार बनाई गई, ये बनाई गई 1930 में। ठीक है, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, एक है हीरा सिंह। ठीक है, एक व्यक्ति हैं हीरा सिंह और दूसरे व्यक्ति हैं बैजराम। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। हीरा सिंह को 5 सरकार की उपाधि दी गई, बैजराम को 3 सरकार की उपाधि दी गई। ये जो उपाधियां थी ये नेपाल के दरबार में चलती थी, इसीलिए उनको वही उपाधियां दी गई, क्योंकि इसका जो गठन किया गया नेपाल की तर्ज पर किया गया। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा किसे 5 सरकार कहा गया, किसे 3 सरकार कहा गया? तो जो हीरा सिंह थे उन्हें 5 सरकार की उपाधि और जो बैजराम थे उन्हें 3 सरकार की उपाधि दी गई। ठीक है, कब हुआ? 1930 में। कुमाऊं प्रभाग को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्याय अधिकार क्षेत्र में कब लाया गया? तो कुमाऊं जो प्रभाग था, कुमाऊं का जो हिस्सा था, इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंडर में लाया गया 1926 में। सरकार की तरफ से कुमाऊनी रीति रिवाजों को सरलीकृत कर समझने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? देखिए, कुमाऊं की जो सरकार थी, कुमाऊं कमिश्नरी जो थी, इसने कोशिश किया कि जो कुमाऊं के रीति रिवाज हैं उनको समझने का, तो उसके लिए इन्होंने पन्नालाल की नियुक्ति करी थी ताकि ये इनको अच्छे से समझा सकें कुमाऊं के रीति रिवाजों के बारे में। कब करी? 1919 में। नेक्स्ट है, गोलू देवता को किस भगवान का अवतार माना जाता है? गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है और इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ठीक है, भगवान शिव या गौर भैरव का अवतार इनको माना जाता है। ठीक है, एक और चीज आपको प्रश्न बनता है, गोलू देवता के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था हाल राय। ठीक है, और इनके जो दादा थे उनका नाम था झाल राय। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों का नाम याद रखना है। गोलू देवता की जो माता थी इनका नाम था कालिका। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जब इनका जन्म हुआ तो इनको गोरी नदी में फेंक दिया गया था। ठीक है, गोरी नदी में, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा था? इसलिए इनका नाम गोरिया पड़ा था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है गोलू देवता को कौन सी नदी में बहाया गया था जब इनका जन्म हुआ? तो गोरी नदी में। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सर्वाधिक पूजे जाने वाले लोक देवता कौन है?
उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो लोक देवता हैं जो पूजे जाते हैं वो हैं गोलू देवता। ठीक है, इसके अलावा अल्मोड़ा में भी घर घर पूजे जाने वाले एक देवता हैं, उनका नाम है गंगनाथ देवता। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, अल्मोड़ा में घर घर पूजे जाने वाले देवता कौन है, तो वो है गंगनाथ देवता। ठीक है, गंगनाथ देवता को दलितों के देवता के रूप में भी माना जाता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड में आलू की खेती किसने शुरू करी थी। देखिए, उत्तराखंड के अंदर आलू की खेती मेजर यंग के द्वारा 1823 में शुरू कराई गई। कहां से, देहरादून से। ठीक है, 1823 में मेजर यंग ने देहरादून में आलू की खेती शुरू करी थी। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछे विदेशी आलू की खेती किसने शुरू करवाई, तो ये करवाई हैरी बर्जर ने 1864 में, और इसने अल्मोड़ा से ये शुरू करी थी। ठीक है, तो आपको दोनों का याद रखना है, नाम भी, लोकेशन भी और वर्ष भी। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने कहां से आलू, लाल और काले आलू मंगवाकर कुमाऊं में रोपित किए थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। आपने देखा कि चाय के बारे में पूछा गया था, चाय कहां से मंगवाई गई थी, जो चाय की पौध थी वो चीन से मंगवाई गई थी। इसी प्रकार ये भी पूछा जा सकता है कि जो लाल और काले आलू थे ये कहां से मंगवाए गए, तो ये यूरोप से मंगवाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो केसर था, केसर की भी यहाँ पे खेती शुरू करवाई गई थी उत्तराखंड में, ये मंगवाया गया था हॉलैंड से। ठीक है, यानी कि नीदरलैंड से, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैतून के पौधे ये कहां से मंगवाए गए थे, तो जैतून जो है ये फ्रांस से मंगवाया गया था, और स्ट्रॉबेरी ये इंग्लैंड से मंगवाई गई। तो तीनों की लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई। देखिए, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, इसकी स्थापना 1909 में ज्योलीकोट में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो इसका कार्यभार सौंपा गया था वो नॉर्मन गिल को सौंपा गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रामगढ़ में फल उद्यान किसने लगवाया था। रामगढ़ में फल उद्यान की स्थापना करी थी पी.ई. डेरियाज ने, ये आपको ध्यान रखना है। और घोड़ाखाल और जालना में जो फल उद्यान लगवाया ये व्हीलर के द्वारा लगवाया गया था। चौबटिया उद्यान की स्थापना कब की गई। चौबटिया उद्यान की स्थापना 1869 में होती है, और इसका पहला सुपरिटेंडेंट डब्ल्यू क्रो को बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि चौबटिया उद्यान के पहले सुपरिटेंडेंट कौन थे, डब्ल्यू क्रो थे। ठीक है, चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई थी, तो ये बनाया गया इसमें 1932 में। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है भवाली में पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई। भवाली के अंदर पोटैटो रिसर्च स्टेशन, इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने करी थी या कब करी थी। तो देखिए, जो विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान है ये आपके अल्मोड़ा में है, और इसकी स्थापना अल्मोड़ा में 1936 में हुई थी। ठीक है, हालांकि जो ये विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान है इसकी जो ओरिजिनल स्थापना है शुरुआत में ये 1924 में बना, लेकिन कोलकाता में बना था। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछ रहा है अल्मोड़ा में कब हुई, तो अल्मोड़ा आप 1936 ही बताएंगे। ठीक है, स्थापना इसकी 1924 में होती है कोलकाता में। बोसी सेन इसकी स्थापना करते हैं, और 1936 में इसको ये कोलकाता से अल्मोड़ा ले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चाय कमेटी का गठन कब किया गया था। तो राज्य के अंदर जो चाय कमेटी बनाई गई इसका गठन 1834 में किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चाय को लेकर के लगातार आयोग प्रश्न पूछ रहा है, तो इसको लेकर छोटी सी कहानी है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 1824 में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था बिशप हेबर। 1824 की बात है। बिशप हेबर ने यह सुझाव दिया कि यहाँ पे चाय की खेती संभव है। ठीक है, तो ये छोटे स्तर पर इसने शुरू भी कर दिया था चाय की खेती को। ठीक है, तो पूछा जाता है गढ़वाल या उत्तराखंड में सबसे पहले चाय की खेती किसने शुरू करी, बिशप हेबर ने 1824 में, लेकिन छोटे स्तर पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर रायले को भेजा गया 1827 में। रायले ने पूरे इलाके का सर्वेक्षण किया, अपनी रिपोर्ट जमा करवाई, और उसके बाद जब ट्रेल ने उसको कहा, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, बेंटिक को कहा, तो बेंटिक ने फिर 1834 में चाय कमेटी का गठन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इसीलिए आपको प्रश्न बनता है कि व्यापक स्तर पर चाय की खेती उत्तराखंड में किसने शुरू करवाई, तो डॉक्टर रायले का नाम उसमें आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चाय की खेती व्यापक रूप से 1835 से शुरू होती है, किसके प्रयासों से, डॉक्टर रायले के प्रयासों से। ठीक है,
चलिए, एक और चीज़ जो आपको क्वेश्चन बना था हाल ही में एग्जाम में कि 1850 में कौन सा चीनी विशेषज्ञ उत्तराखंड आया था, या कुमाऊं में आया था, गढ़वाल में आया था, ठीक है, जो चीनी विशेषज्ञ था SI वांग, ये आया था 1850 में और ये गढ़वाल में आया था। हालांकि इससे पहले 1842 में 10 चीनी विशेषज्ञ भी गढ़वाल में आए थे। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि 10 चीनी जो चाय विशेषज्ञ थे ये कब आए, ये 42 में आए थे, 50 में SI वांग भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में चाय का बगीचा किसने स्थापित किया। देखिए, अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में चाय का बगीचा डॉक्टर फॉकनर के द्वारा स्थापित किया गया। देखिए, हुआ क्या, जब ये चीज़ें हो गई 1835 से व्यापक जो उत्पादन था चाय का वो शुरू कर दिया गया, व्यापक खेती शुरू कर दी गई। उसके लिए इन दोनों को, एक था फॉकनर और इसका साथी था बिल्की वार्थ, ये दोनों यहाँ पे आए और इन दोनों ने यहाँ पे आके सर्वेक्षण किया। उसके बाद लक्ष्मेश्वर में सबसे पहले फॉकनर ने चाय के यहाँ पे पौधशाला की स्थापना कर दी। तो पूछा जाएगा यहाँ पे लक्ष्मेश्वर में चाय का बगीचा किसने बनवाया, सबसे पहले फॉकनर ने ही बनवाया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य बगीचे हैं जो आपको लगातार पूछे जाते हैं, जैसे हवाला बाग में बगीचा किसने बनवाया, मेजर कार्बेट ने। पौड़ी में किसने बनाया, कैपिटल हडल्स्टन ने, ये पूछा जा चुका है। देहरादून में बगीचा किसने स्थापित करवाया, डॉक्टर जेमिसन ने, ठीक है। भवाली में मिस्टर न्यूटन और मुलियन ने करवाया। भीमताल में मिस्टर जोन्स ने। रामगढ़ में डेरियाज ने और घोड़ाखाल में जनरल व्हीलर ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट बगीचे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। उत्तराखंड में होने वाली वनस्पतियों को लिपिबद्ध किसने किया है। तो देखिए, उत्तराखंड में होने वाली जितनी भी वनस्पतियां हैं इनको लिपिबद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो रामलाल शाह को जाता है। देखिए, रामलाल शाह कौन थे, जब 1909 में जब जोलीकोट के अंदर कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन बना, उसका कार्यभार नॉर्मन गिल को सौंपा गया, तो नॉर्मन गिल के सहायक थे रामलाल शाह। 1922 में जब जो नॉर्मन गिल थे ये वापस इंग्लैंड गए तो पूरा काम ये रामलाल शाह को सौंप कर गए थे, ठीक है। बाद में इन्हीं रामलाल शाह ने उत्तराखंड की जितनी भी वनस्पतियां हैं उनको लिपिबद्ध किया। इन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम है फ्लोरा रानीखेत यंसीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना किसकी रचना है, एक ग्रंथ है, किसका, रामलाल शाह का। नेक्स्ट है, गुमानी पंत का पूरा नाम क्या है। गुमानी पंत, जिन्हें कुमाऊं का आदि कवि भी कहा जाता है, इनका पूरा नाम था लक्ष्मी नंदन पंत। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनका जन्म 1790 में होता है, काशीपुर में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट है, गुमानी पंत की रचनाओं का प्रथम संकलन किसने किया था। गुमानी पंत की जितनी भी रचनाएं हैं इनका जो पहला संकलन किया ये रेवादत्त उप्रेती ने 1894 में किया। किस नाम से किया, तो गुमान नीति के नाम से किया था, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। इनकी रचनाओं का जो दूसरा संकलन किया गया वह देवीदत्त पांडे के द्वारा किया गया 1897 में, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें गुमानी पंत जी के जो पिता थे देवनिधि पंत, वो क्या थे पेशे से, तो इनके पिता एक राजवैद्य थे नेपाल दरबार के, ठीक है। तो नेपाल के जो राजा थे उनके राजवैद्य थे इनके पिता देवनिधि पंत, ठीक है। गुमानी पंत के अब तक उपलब्ध साहित्य का प्रकाशन किसने करवाया था। गुमानी पंत जी का जो अब तक उपलब्ध साहित्य है इस पूरे का प्रकाशन करवाया कैलाश चंद्र लोहानी ने 1997 में, ठीक है। किस नाम से करवाया, गुमानी ग्रंथावली। आपको प्रश्न दे देगा गुमान नीति किसकी रचना है, आप बताएंगे रेवादत्त उप्रेती। गुमानी ग्रंथावली किसकी रचना है, आप बताएंगे कैलाश चंद्र लोहानी की, ठीक है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में संजीवनी औषधालय की स्थापना किसने करी थी। तो संजीवनी औषधालय इसे अल्मोड़ा में खोला गया गौरीदत्त पांडे गौरदा के द्वारा। किस वैद्य का उपनाम कविराज था। कविराज के नाम से जाने जाते हैं रामदत्त पंत। ये आपको ध्यान रखना है, काफी प्रसिद्ध वैद्य हैं, अल्मोड़ा से संबंधित है, रानीखेत में इनका जन्म हुआ था। और इन वैद्य को देखिए पेशे से वैद्य हैं लेकिन उपनाम क्या है, कविराज, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नैनीताल व हल्द्वानी में कैलाश आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना किसने करी थी। तो नैनीताल और हल्द्वानी में कैलाश आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना वैद्य सितावर पंत ने करी। नैनीताल में इन्होंने 1925 में खोला और हल्द्वानी में 1926 में खोला। माधवानंद लोहानी द्वारा हल्द्वानी में दवाखाने की स्थापना कब की गई। तो माधवानंद लोहानी के द्वारा हल्द्वानी के अंदर 1954 में एक औषधालय खोला गया, दवाखाना खोला गया जिसका नाम था माधव औषधालय। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हल्द्वानी में माधव औषधालय की स्थापना कब हुई, 1954 में। नेक्स्ट है, रानीखेत स्थित भालू डैम का निर्माण कब किया गया था। पूछा जाता है भालू डैम कहाँ है, तो रानीखेत में है और इसका निर्माण 1903 में हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा पंचक्कियों
किराए पर देने की शुरुआत कब की गई? पनचक्की यानी कि जो घराट हैं, इनको किराए पर देने की जो शुरुआत की गई ये 1842 में शुरू की गई। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुमाऊं वाटर रूल्स कब बनाए गए थे? देखिए जो कुमाऊं वाटर रूल्स थे, कुमाऊं जल नियम, ये बनाए गए 1917 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1930 में इनके अंदर संशोधन किया गया। तो दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। कुमाऊं वाटर रूल्स ये 1917 में बने और इनमें संशोधन किया गया 1930 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, कुमाऊं की तराई में नहर प्रणाली किसने विकसित करी थी? देखिए ऊपर हमने पढ़ा कि कुमाऊं के अंदर जो नहरों का जाल बिछवाया वो किसने बिछाया था? हेनरी रैमजे ने। इसीलिए रैमजे को तराई का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर पूछे कि अधिकारी कौन था, तो कैप्टन जोन्स के द्वारा तराई में जो प्रणाली थी उसको विकसित यहाँ पे किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? कैप्टन जोन्स के द्वारा 1861 में रैमजे के शासनकाल में ही, ठीक है। इसके अलावा जो काशीपुर का परगना है, काशीपुर के परगने में नहर प्रणाली किसने विकसित करी, पूछा जा सकता है। तो वहां पर जे.सी. मैकडॉनल्ड के द्वारा उसको विकसित किया गया। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, तराई में किसने किया नहर प्रणाली को विकसित? कैप्टन जोन्स ने। और काशीपुर में किसने किया? अगर पर्टिकुलर जगह पूछेगा तो मैकडॉनल्ड ने किया। और दोनों किसके काल में कर रहे हैं काम? रैमजे के काल में कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे डॉक्टर अजय रावत जी की जो बुक है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, उसका आज हमने ये सेकंड पार्ट देखा। 2 पार्ट में हमने 200 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करा और लगभग हाफ किताब को हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में थोड़े फैक्ट क्वेश्चन ज़्यादा थे, ईयर ज़्यादा थे यहाँ पे, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वीडियो बोरिंग लगा हो, लेकिन यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ईयर अब आयोग के द्वारा ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।